हाय गाइस, वेलकम टू राइट एकेडमी क्लासेस। आज तो हम लोग पीडीएफ फॉर्म में पढ़ेंगे इतिहास, इंडियन हिस्ट्री। तो सबसे पहले इंडियन हिस्ट्री में हम लोग कर रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री। ओके, तो भारत का इतिहास। चलिए वन बाय, ये पीडीएफ फॉर्म में आप इसको डाउनलोड भी करना हो तो मैं लिंक दे दूंगा, आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। ओके, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जैसे लूसेंट का पूरा कवर करेंगे हम लोग वन बाय वन, क्योंकि मोस्टली आपके एग्जाम में लूसेंट से ही आता है। ओके, देखिए भारत का इतिहास, पेज नंबर 1। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। तो किस नाम से है? भारतवर्ष, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारत का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा गया है। यूनानियों ने भारत को इंडिया तथा मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया है। तो आपको याद रखिए कि जो भारत को इंडिया कहा है ये यूनानियों ने कहा है, और मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने इसे हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया। ये दो चीज़ आपको याद रखनी है। ओके, अगर देखें भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया। एक कौन सा? एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। ओके, तो वन बाय वन हम इसको देखते हैं। सबसे पहले प्राचीन भारत का इतिहास। तो सबसे पहले देखते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। ओके, तो प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। एक है धर्म ग्रंथ, दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरे हैं विदेशियों का विवरण और फोर्थ है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। तो सबसे पहले देखते हैं कौन सा? पहला वाला धर्म ग्रंथ। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ कौन है? वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। ये आपसे क्वेश्चन बनेगा कि जो वेदों के संकलनकर्ता है वो कौन है? तो कौन है? कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। वेद वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देते हैं। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुषेय मानती है। वेद 4 हैं, कौन कौन से? पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद एवं फोर्थ अथर्ववेद। इन 4 वेदों को संहिता कहा जाता है। ओके, इन चारों वेदों को क्या कहा जाता है? संहिता। और जो शुरू वाले हैं कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इनको वेद त्रयी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं? वेद त्रयी। ये तीनों आर्यों के द्वारा रचित हैं, जबकि जो अथर्ववेद हैं ये कह सकते हैं कौन से? नॉन आर्यन या अनार्य लोगों के द्वारा रचित है। सबसे पहले देखते हैं कौन सा? ऋग्वेद। ओके, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, बालखिल्य पाठ के 11 सूत्रों के सहित अदरवाइज अगर पूछे बालखिल्य पाठ के 11 सूत्रों के अलावा तो कितने हो जाएंगे? 1017 एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। ये पूछता है आपसे। ओके, इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा था और उनकी हिस्ट्री, दोनों इस वेद से हमें जानकारी मिलती है आर्यों की। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। ये आपसे पूछता है कि किस मंडल में है? 3रे मंडल में। और ये किसको समर्पित है? सूर्य देवता सावित्री को। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। ओके, इसके जो पहले से 7वें मंडल, दूसरे से 7वां मंडल जो है, इसे कह सकते हैं ये ओल्ड बुक्स है या इसे फैमिली बुक्स कहते हैं।
और जो 1 और 10वां है ये सबसे नवीन एडिट किए गए हैं, सबसे नवीन मंडल हैं। ओके, इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। चातुस्य वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है। ये पूछता है कि 10वां मंडल किससे संबंधित है? पुरुष सूक्त से, जिसमें चातुस्य वर्ण समाज की कल्पना मिलती है, जिसके अनुसार 4 वर्ण कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। ओके, देखिए यहाँ पे एक नोट दे रखा है कि धर्म सूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियाँ व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेष अधिकारों में स्पष्ट विभेद करती हैं। अब देखते हैं जरा, एक है कि ईसा पूर्व एवं ईस्वी जब लिखा रहता है आपको, ठीक है, BC और AD, सॉरी BC एंड AD, तो ये है क्या चीज़ें? तो वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, जो अभी कैलेंडर है कौन सा है? ग्रेगोरियन कैलेंडर है अभी वर्तमान में। ओके, जो ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष कल्पित पर आधारित है कि ईसा मसीह का जब जन्म हुआ उसे पहली सदी मान ली गई। ओके, ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व अर्थात BC कहते हैं। BC का फुल फॉर्म होता है बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। ओके, इसलिए इसे BC लिखते हैं, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट कहा जाता है। ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ एवं मृत्यु 483 ईसा पूर्व हुई। यानी जैसे बचपन में उल्टी गिनती पढ़ते थे 100 से, तो इस तरह से डाउन होते हैं, 99, 98, ये ऐसे डाउन होते हैं ईसा पूर्व वाले। ओके, यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म एवं 483 वर्ष पूर्व मृत्यु हुई। ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईस्वी सन कहलाता है। ओके, इसके लिए संक्षेप में ई लिखा जाता है। ई को लैटिन भाषा के शब्द AD में भी लिखा जाता है। AD यानी होता है एनो डोमिनी, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट का बर्थ। ओके, चलिए अब ये आप आई थिंक BC और AD आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं जरा जो हम लोग अभी पढ़ रहे थे जिसमें। ओके, तो ऋग्वेद का ही कुछ और पार्ट पढ़ रहे थे कि वामन अवतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत कौन सा है? ऋग्वेद ही है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250, अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। ओके, अब एक नोट और दे रखा है कि प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है, तो ये भी याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। अगला देखें यजुर्वेद। सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। अर्थात इसमें क्या है, नियम वगैरह हैं कैसे मंत्रों तथा बलि के समय, यानी जो बलि दी जाती थी जैसे पशु बलि, इस तरह से वो। इसके पाठकर्ता को अथर्वयु कहते हैं। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है, अर्थात वर्स एंड प्रोज दोनों में है। ओके, इस तरह के काव्य को चंपू काव्य भी कहते हैं। नेक्स्ट देखें सामवेद। साम का शाब्दिक अर्थ है गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं मंत्रों का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उद्गात्र या ठीक है उद्गाता कहते हैं। उद्गात लिखा है या उद्गाता भी कई जगह मिलता है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। ओके, सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। यजुर्वेद और सामवेद में किसी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है, जबकि ऋग्वेद में है। अब देखते हैं अथर्ववेद। अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा 6000 पद हैं। इसके कुछ मंत्र
ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर हैं। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें समान मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। ये वाला आप लाइन याद रखिए। ओके, पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। ये आपसे पूछ सकता है कि जो पृथ्वी सूक्त है निम्नलिखित में से किस एक वेद का पार्ट है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्रणय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों, साप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महात्म्य आदि का विवरण दिया गया है। कुछ मंत्रों में जादू टोने का भी वर्णन है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। ओके, तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। ये भी पूछता है आपसे। ओके, तो यहाँ हमने देखा कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद है, और सबसे बाद का वेद कौन सा, अथर्ववेद है। जरा एक चीज़ यहाँ हमने देखा, कुछ पुराणों से संबंधित, पुराणों में कह सकते हैं कि वंशावलियाँ मिलती हैं राजाओं की, ये ऐतिहासिक स्रोत हैं। तो जो विष्णु पुराण का संबंध है वो मौर्य वंश से है, मत्स्य पुराण का आंध्र सातवाहन वंश से है, वायु पुराण का गुप्त वंश से है। ये तीनों चीज़ें आप याद रखिएगा। 18 पुराण है, उनमें से 3 याद रखने हैं, और सबसे प्राचीन पुराण भी मत्स्य पुराण है। ओके, ये जैसे यहाँ लिखा ही हुआ है ना। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई। ये है 6 वेदांग, कौन कौन से, शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद। ये आप याद रखिएगा पूरे, कौन कौन सा, एक शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और कौन सा, छंद। ओके, भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण हमें किसमें मिलता है, पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 है, जिनमें से केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावलियाँ पाई जाती हैं। भागवत पुराण तो आप जानते हैं, ये लोकल में बहुत सबसे ज़्यादा प्रचलित है। पुराणों मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है ना, ये याद रखिएगा। ये पूछता है कि सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। ओके, नेक्स्ट देखें, यदि हम स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयनी संहिता में से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। ये लाइन भी आप याद रखिए। ओके, स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मनु स्मृति मानी जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज से पूछता है कि सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है, तो मनु स्मृति है। यही जो हिंदू धर्म के कोड लिखा है जिन्होंने, ठीक है, इसे हिंदू धर्म की कानून की पुस्तक भी मानी जाती है, मनु स्मृति। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। ओके, तो जो मनुस्मृति है कब का है, शुंग वंश का। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करती है। जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। ये पूछता है कि जो जातक कथाएं हैं उनमें क्या वर्णित है, तो बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है कि बुद्ध कितने जन्म लिए, वो सभी कुछ है उसमें। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। ये भी आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि जैन साहित्य को किस रूप में जाना जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, तो ये भगवती सूत्र याद रखिएगा, इसका बार बार नाम आएगा। यह एक जैन ग्रंथ है, तो इसमें 16 महाजनपदों की जानकारी भी मिलेगी हमें। ओके, महावीर के जीवन कृत्यों एवं तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य अर्थशास्त्र के लेखक हैं। ओके, इनके 3 नाम हैं, एक तो चाणक्य,
कौटिल्य एवं विष्णुगुप्त। तो ये तीनों याद रखिएगा, एक ही व्यक्ति के नाम है, चाणक्य के। यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। इससे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री हैं। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हण के द्वारा किया गया। ओके, कल्हण द्वारा पुस्तक जो रचित है उसका नाम है राजतरंगिणी। ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हण। और इसमें किससे संबंधित है? ये कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा, ठीक है, चचनामा का लेखक कौन है? अली अहमद में सुरक्षित है। पूछता है कि चचनामा के लेखक कौन है? अली अहमद। नेक्स्ट देखें, अष्टाध्यायी। ये संस्कृत भाषा के व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। संस्कृत में पहली बार व्याकरण की यदि लेखक कहा जाए कि व्याकरण की पुस्तक कौन सी है तो अष्टाध्यायी है, जिसके लेखक कौन है? पाणिनि है। इससे मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है। सॉरी, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। ये पूछता है आपसे कि पतंजलि किसके दरबार में थे? तो किसके थे? पुष्यमित्र शुंग के। इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। तो इनका इन्होंने क्या लिखा? महाभाष्य, जो अष्टाध्यायी की पाणिनि पे क्या है? टीका है। ये वाली जो अष्टाध्यायी की पाणिनि है ना, अष्टाध्यायी जो पाणिनि द्वारा लिखी गई उस पर टीका है। ओके, अब ये हमने देख लिया कौन सा? धर्म ग्रंथों से आधारित जानकारी के स्रोत जो देख रहे थे। सेकंड देखें, विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। तो विदेशी यात्रियों में हम लोग क्लासीफाइड करते हैं वन बाय वन कि कौन कौन से विदेशी यात्री हमें पढ़ने हैं। ओके, तो सबसे पहले है यूनानी रोमन लेखक। उनमें से याद रखना, पहला है टेसियस। यह ईरान का राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के बाद अविश्वसनीय है, यानी हम इसमें ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। अविश्वसनीय ने वर्ण किया है। बस ये याद रखना है, टेसियस कहाँ था? ईरान का राजवैद्य था। ये वाली लाइन आपसे पूछी जा सकती है। हेरोडोटस, इसे तो याद रखना ही है। इसे इतिहास का पिता कहते हैं, फादर ऑफ हिस्ट्री। ओके, तो कौन जाना जाता है? हेरोडोटस। इसने अपनी पुस्तक, इनकी पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका, में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस अर्थात ईरान के संबंधों का वर्णन किया है। परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है कि जो इन्होंने सुना, ठीक है, किसी दूसरे के द्वारा, उसको इन्होंने इसमें लिख दिया है। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निर्याकस, ठीक है, ऑनेस्क्रिटस एंड अरिस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रमाणित है। पहली चीज़ तो एक क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में कौन कौन सिकंदर के साथ आया था? लेखक कौन से लेखक? तो निर्याकस, ओके, ऑनेस्क्रिटस एंड अरिस्टोबुलस। मेगास्थनीज मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के राजदरबार में आया। पहली चीज़ तो ये याद करिए कि किसके राजदरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका, तो इसकी पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका, में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। फिर याद रखना डाइमेकस। नेक्स्ट कौन सा है? यह सीरियन नरेश एंटियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के दरबार में आया था। ये भी पूछता है किसके दरबार में आया था। ओके, तो डाइमेकस बिंदुसार के, इसका भी मौर्य युग के संबंधित है। डायनोसिस, यह मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्स का राजदूत है जो अशोक के राज दरबार में आया। देखिए आप क्रम से याद रख लीजिए ना। मेगास्थनीज आया चंद्रगुप्त मौर्य के, डाइमेकस आया किसके? बिंदुसार के, और डायनोसिस आया अशोक के। तीनों क्रम से शासक भी हैं। टॉलमी, इसने 2वीं शताब्दी में भारत का भूगोल, ठीक है, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी है, तो याद रखिए टॉलमी। प्लेनी, इसमें प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधे, खनिज पदार्थों आदि के बारे में जानकारी मिलती है। ये याद पूछता है कि नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन हैं? तो कौन है? प्लेनी।
ओके। नेक्स्ट यदि देखें पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी, इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है, अर्थात अननोन राइटर है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। सेकेंड हम कैटेगरी देखें, ठीक है, तो कौन से हैं? चीनी लेखक। पहले यूनानी थे, अब दूसरे कौन से देख रहे हैं? चीनी लेखक। तो 4 चीनी लेखक याद रखने हैं आपको। एक तो फाहियान जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फॉर द एग्जाम, और दूसरा हैंसोंग। ये दोनों सबसे ज़्यादा हैं, बाकी 2 को भी देखना है आपको। फाहियान यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, ये याद रखिएगा। ओके। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। यह 14 वर्षों तक भारत में रहा। दूसरे हैं संयोगन, 518 ईस्वी में भारत आया। इसने जीवन 3 वर्षों तक बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की हैं। हैंसोंग यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। अब इसे याद रखने के लिए हा से हैंसोंग है और शासक का भी नाम हा से ही है, हर्षवर्धन। ये लिंक कर लिए ताकि भूलेगा नहीं आपको। हैंसोंग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा। भारत में 15 वर्षों तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत में बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। ये पूछता है आपसे। ओके। इसका भ्रमण वृत्तांत किस नाम से प्रसिद्ध है? सियूकी, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। हैंसोंग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया था। एक नोट दे रखा है यहाँ पे, देखिए। हैंसोंग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। लास्ट चीनी यात्री याद रखना है तो कौन सा है? इत्सिंग। यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। देखिए, चीनी यात्रियों के यदि आपको क्रम याद रखना है, ओके, तो आप याद रखिए कौन सा? फांसी। इस तरह से स्पेलिंग से। ओके। एफ ए से कौन सा है आपका? फाहियान। ओके। एस से है संयोगन, एस से है हैंसोंग और आई से है इत्सिंग। तो चारों आपको याद हो जाएंगे, 1 2 3 4, और इनके क्रम भी याद रह जाएंगे। ओके। अगर हम लोग थर्ड देखें तो कौन से हैं? अरबी लेखक। ओके। अल-बरौनी यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। ये आप लाइन याद रखें, किसके साथ आया था? महमूद गजनवी के। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताबुल हिंद या तहकीके हिंद मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। भारत की खोज आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म, दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तौल मापन की विधियाँ, मूर्ति कला, कानून, मापतंत्र, विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। इसमें राजपूतकालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। ओके। दूसरा अरबी लेखक देखें तो कौन सा है? इब्न बतूता। इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत कौन सा? रहला। ये पूछा जाता है कि रहला का लेखक कौन है। ओके। 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारियां देता है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का कांजी या न्यायाधीश नियुक्त किया था। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है।
ओके। अब डी हमने अलग कौन से देखा, अन्य लेखक, तो कौन है, तारानाथ। यह एक तिब्बती लेखक था, इसने कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की है। इसने भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है इनसे। ओके। फिर दूसरा याद रखना, मार्को पोलो, यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। ओके। ये इटली का है ना, इसमें दे नहीं रखा। चलिए अब हम लोग थोड़ी सवाल देखते हैं। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यमन राजदूत हेलियोडोरस के बेश नगर विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। ये याद रखिएगा, हेलियोडोरस का कौन सा, विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख। ठीक है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला, दुर्भिक्ष यानी अकाल जो पड़ता था, जानकारी देने वाला अभिलेख सोहगोरा अभिलेख है, जो कहाँ पे है, यूपी में। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का भी उल्लेख है। सर्वप्रथम भारत में होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभलेख से प्राप्त होती है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरण अभिलेख में, ठीक है, प्राप्त होता है, जो किसके द्वारा लिखा गया है, भानुगुप्त का, और ये कहाँ पे है, सागर में है, मध्य प्रदेश, सागर एमपी। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। ये आपसे पूछता है कि किन एक शासकों का, ठीक है, या किस एक वंश का इतिहास, ठीक है, उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है, यशोवर्मन का है। ओके। कश्मीरी नवपाषाणिक पुरस्थल बुर्ज होम से गर्तावास गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थीं। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहते हैं। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा पूछा गया है। ये पंचमार्क कॉइन कहलाते हैं। ठीक है, इसी को साहित्य में कारसापर्ण भी कहा गया है। तो ये याद रखिए, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है आपसे कि भारत में प्राचीनतम सिक्के कौन से सिक्के हैं, पंचमार्क कॉइन या आहत सिक्के। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। ओके। समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। अरेकमेडु पुडुचेरी के निकट से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिससे हमें क्या पता चलता है कि इंटरनेशनल ट्रेड भी होता था, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। सबसे पहले भारत के संबंध में वर्मा सुवर्ण भूमि, वर्तमान में म्यांमार, मलाया स्वर्णद्वीप, कंबोडिया तथा जावा से प्राप्त हुए हैं ना, कि रिलेशन किस किस देशों के साथ थे वो। अब ये लिस्ट आपको याद रखनी है, इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। महत्वपूर्ण अभिलेख, ठीक है, किसका कौन सा है, तो हाथी गुम्फा अभिलेख जो है तिथि रहत अभिलेख है, लेकिन किसका है, कलिंग राजा खारवेल का है। ओके। दूसरा है आपको याद रखना है जूनागढ़ गिरनार अभिलेख, जो किसका है, रुद्रदामन का है, संस्कृत का पहला अभिलेख है ये। तीसरा हमने देखना है नासिक अभिलेख, जो गौतमी बलश्री का है। ओके। प्रयाग स्तंभलेख समुद्रगुप्त का है। ऐहोल अभिलेख किसका है, पुलकेशन द्वितीय का है। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन। ओके। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज का। और भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख किसका है, स्कंदगुप्त का। देवपाड़ा अभिलेख है बंगाल शासक विजय सेन का। तो ये आपको याद रखने हैं, इनसे आपका क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आता ही आता है। ओके। अगर ये वाला देखें हम लोग इनकी डिटेल थोड़ी सा, प्रयाग स्तंभ लेख जो है समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने लिखा है। ओके। और जो यदि देखें हम लोग ऐहोल अभिलेख,
ये लिखा है पुलकेशन द्वितीय के दरबारी कवि रवि कीर्ति ने, जिसमें हर्ष को हराने का उल्लेख है। हर्षवर्धन नर्मदा नदी के तट पर हार जाता है। तो ये भी आपसे पूछता है, ये आप याद रखिए। ओके, अभिलेखों के अध्ययन को इपिग्राफी कहते हैं, ये याद रखिएगा। ओके, अब देखिए एक पॉइंट दे रखा है कि इसमें कह सकते हैं कि मंदिर निर्माण की शैली, तो उत्तर भारत के मंदिरों की कला को नागर शैली कहते हैं तथा एवं दक्षिण भारत के मंदिरों की कला को द्राविड़ शैली कहते हैं। ये हम लोग हिस्ट्री जब डिटेल से अलग से वीडियो में पढ़ेंगे उसमें अलग अलग देखेंगे नागर शैली और द्रविड़ शैली कौन कौन सी स्टाइल है। लेकिन याद रखिए उत्तर भारत के जितने भी मंदिर हैं वो सभी क्या है, नागर शैली में हैं, और दक्षिण भारत के मंदिर द्रविड़ शैली में, सॉरी उत्तर के नागर में। और दोनों के बीच में कह सकते हैं दोनों का मिक्स शैली जिसमें पाई जाती है, नागर प्लस द्रविड़, उसको वेसर शैली कहते हैं। ठीक है, तो नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव जिन पे होता है वो वेसर शैली कहलाती है। कह सकते हैं कि जो नागर शैली होती है इसमें एक, ठीक है, सिंपल सा गर्भगृह होता है, गर्भगृह के बाद मंदिर, और इसके परकोटे इस तरह से होते हैं ना, ऊपर का जो होता है ये इस तरह से होता है। ठीक है, मंदिर में, और सीढ़ियाँ लगी होती हैं। जबकि द्रविड़ में गर्भगृह होता है, सभी कुछ है, इसके चारों तरफ बहुत बड़ा बाउंड्री होती है जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं ना। ठीक है, और एक यहाँ गोपुरम होता है जो मंदिर से भी बड़ा होता है, अर्थात प्रवेश द्वार, प्रवेश द्वार को गोपुरम कहते हैं। और इसके जो ऊपर छत होता है, ठीक है, मंदिर का जो छत होता है वो पिरामिड नुमा होता है, ये इम्पॉर्टेंट है। इसका सीधा होता है, इसका पिरामिड नुमा होता है, पिरामिड नुमा इस तरह से, ये वाला। ठीक है, ये मैंने मंदिर छोटा सा बनाया था, ये पिरामिड नुमा इसका होता है, ये याद रखिएगा द्रविड़ में। मुख्यतः अंतर यही है, बाकी डिटेल्स से हम लोग बाद में देखेंगे। ओके, एक शब्द है पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली संबंधित है। एक हिंदू मंदिर तब तक पंचायतन शैली कहलाता है जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है। पंचायतन मंदिर के उदाहरण है कंदरिया महादेव खजुराहो में, ब्रह्मेश्वर मंदिर भुवनेश्वर, लक्ष्मण मंदिर खजुराहो, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश, गौंडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र। ये कंदरिया महादेव का पूछा गया है कि खजुराहो के मंदिर किस एक शैली में, यूपीएससी में भी आया हुआ ये क्वेश्चन। ओके, तो किसमें, पंचायतन शैली। चलिए अब हम लोग देखते हैं कौन सा, प्रागैतिहासिक काल। तो जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं को कोई लिखित विवरण, मनुष्य की कोई भी लिखित घटनाओं का विवरण उद्धृत नहीं किया है उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। मानव विकास के इस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप से उपलब्ध है। ओके, कुछ संस्कृति हैं और वहाँ के बर्तन, मालवा संस्कृति काला तथा लाल, इसका मैंने अलग से मध्य प्रदेश में स्पेशल वीडियो बना रखा है। मालवा की ताम्रपाषाण संस्कृति, आप उसे ज़रूर देखें। ओके, बुर्जहोम धूसर, जोखे लाल, दक्षिण नवपाषाण पूर्वी के ये चमकीला और भूरा। ओके, एक है आद्य ऐतिहासिक काल। उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके हैं। ओके, जैसे कह सकते हैं हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की हमें लिपि तो मिली है लेकिन पढ़ी नहीं जा सकी, तो उसे रखते हैं हम आद्य ऐतिहासिक काल में। ओके, ज्ञानी मानव होमो सैपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ। पूर्व पाषाण युग या पुरापाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। शिकार पूर्व पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन के भी थे। ओके, आँख का आविष्कार पुरापाषाण काल में एवं पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ है। ये आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई तथा उसने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया था। फर्स्ट डोमेस्टिक एनिमल कहें तो कौन सा था, डॉग। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था।
प्राप्ति स्थल यदि कुल्हाड़ी की देखें तो कहाँ हुई है? अतिरपक्कम में। ओके। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल कौन सा? मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। सर्वप्रथम चावल के साक्ष्य यदि बोले तो यहीं से मिले हैं। रंगपुर और लोथल से भी मिले हैं भारत के रिस्पेक्ट में। ओके। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं पहली फसल है और एवं जौ थी, लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल था। ओके। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा गया अभी तक एग्जाम में। कोल्डी हवा का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से मिला है। ओके, यानी कि चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कोल्डी हवा से। पल्लवरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक अर्थात पत्थर के बने थे। रॉबर्ट ब्रासफुट ब्रूसफुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में पुरापाषाणकालीन औजारों की खोज की थी। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, जिसमें सिंधी भाषा का अर्थ है मृतकों का टीला। इसे हम हड़प्पा सभ्यता में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे इसके जस्ट बाद। असम का श्वेतभ्रू गिबन भारत में पाए जाने वाला एकमात्र मानवभुक कपि है। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। इसका संबंध जोरवे संस्कृति से है। भारत में शिवालिक है ना, यहाँ थोड़ी सा वो है, शिवालक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिलता है। ये शिवालक वही है शिवालिक वाली। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिला है। ओके, जिसे नर्मदा मानव की संज्ञा दी गई है। भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया था। ओके गाइस, तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो हम लोग कौन से करेंगे? सिंधु सभ्यता। ओके गाइस, आपको अगर ये वीडियो कैसे लग रहे हैं प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि आपको पसंद आ रहे हैं तो इन्हें अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, राइट एकेडमी। ओके, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि